बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उबैदुल्ला ख़ान। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, उनका सिर्फ सहाफ़त में जाना पहचाना नाम ही नहीं, बल्कि वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हैं और साथ साथ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं। जी रेहान तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो रेहान सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती वक्त दिया। रेहान सर, हर आँख इंसान की कामयाबी देखना चाहती है और जो उस कामयाबी के पीछे जो जद्दोजहद होती है, जो मेहनत होती है, उससे वो आँख महरूम रह जाती है। तो हम आप ही के ज़बानी पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आप किन किन मुसीबतों से और किन तकलीफ़ों से आपने जो है वो सफ़र किया और इस फील्ड की तरफ रुख किया। सो थैंक यू वेरी मच सुबैद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। आपने कहा कि हर आँख दूसरे को कामयाब देखना चाहती है और उसके पीछे जो स्टोरी है एक्चुअली वो कहीं वो बिहाइंड द कर्टन रह जाती है, वो सामने नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं। अब तो ये सवाल अक्सर फ्रीक्वेंटली किया जाता है कि हाउ डिड यू डू दैट। तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मेरी जो जर्नी है वो इंजीनियरिंग की जर्नी थी बेसिकली। और मैं आई एम एन इंजीनियर्ड टर्न टू एंकर। तो उसमें मुश्किल सिर्फ ये थी कि आपको कन्विंस करना पड़ता है सबसे पहले तो अपनी फैमिली को, और उसके बाद ऑब्वियसली एक सोशल प्रेशर भी होता है कि यार तुम अच्छे खासे इंजीनियर थे, तुम किस तरफ आ गए हो। लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली यू हैव टू डू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, आपका जो इनर कह रहा है, जो आपका पैशन है। तो मुझे ये लगता है कि मेरा पैशन कहीं ना कहीं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग था, कम्युनिकेशन था, जर्नलिज्म था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म था, फिर एंकरिंग था जो बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन का ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आई डिड दैट। लेकिन वो जहाँ तक आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल था कन्विंस करना अपनी फैमिली को, वो एक प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, मास कम्युनिकेशन से नहीं था या जर्नलिज्म को उस तरीके से नहीं समझता था। हाँ, कम्युनिकेशन ठीक थी क्योंकि मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव रहती थी, डिबेट्स में बहुत एक्टिव था, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो ये तो मेरे लिए आसान था, इट वॉज़ लाइक अ पीस ऑफ केक। लेकिन मेरे लिए सिर्फ दिक्कत ये थी कि मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करना था, लोगों को बताना था, सोशल प्रेशर से मुकाबला करना था। रेहान सर, इस फील्ड में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी। ऑन फील्ड बात करते हैं, जैसे कभी आपको आपका लाइफ का एक ऐसा फेज़ आया हो जहाँ आपको लगा कि थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ द हैंड और यहाँ पे मुझे अपने करियर को आगे लेके जाना नहीं चाहिए। कभी कोई ऐसा फेज़ आपकी लाइफ अच्छा में आया? उबैद, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि उस जगह पे मुश्किल हो जाता है जहाँ पे चीज़ें स्टैगनेंट हो जाती हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं होती, जहाँ आपको मज़ा ना आने लगे, वहाँ पे आप फेडअप हो जाते हैं, अब बहुत बोर हो जाता है। तो मेरे साथ ये फेज़ आया, और ये कोई बहुत देर बाद नहीं आया, बल्कि जो इब्तिदा के दिन है ना उसमें आ गया। क्योंकि समटाइम्स आप जब तक अपने उस गोल को अचीव नहीं कर लेते ना, तो आपके लिए उसकी तशनगी, उसका एक क्रेज़, उसका सस्पेंस, उसका करिश्मा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको अचीव करते हैं तो आप समझते हैं कि यार ये इतना आसान था, ये तो मैंने कर लिया। अच्छा, उसके बाद आप उसकी नई नई डायमेंशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि यार इस सफ़र अभी कुछ और नया हो, कुछ और नया हो, अभी कुछ बाकी है। तो मुझे लगा कि यार अभी, क्योंकि मेरा एज अ न्यूज़ एंकर मैंने अपने करियर को शुरू किया था, और न्यूज़ एंकर के तौर पे आपके पास बहुत कुछ नहीं होता, क्रिएटिविटी नहीं होती, आपने वही करना होता है जो आपको पढ़ने को कहा जाता है, या बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसा रूम नहीं होता कि जिसमें आप खुद से चीज़ों को कर सके। तो वो फेज़ ऐसा था जिसमें मैं फेडअप हो गया था, मुझे लगा था कि यार नहीं, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकूँगा। तो दिस वाज द टाइम। उसके अलावा अगर आप कहें तो ऑब्वियसली जब आप लेग वर्क करते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो वो फील्ड की डायनामिक्स और फील्ड की मुश्किलात और होती हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरीली मुझसे पूछें या बॉटम लाइन पूछें, तो मुझे मुश्किल वहाँ आती है जहाँ पे मुझे लगता है कि अब इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। क्योंकि आई थिंक कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, हर दिन एक नया दिन होता है, और हर रोज़ अगर लर्निंग नहीं हो रही तो फिर मुश्किल पैदा होना शुरू हो जाती है। जी, बतौर स्टूडेंट्स हम अ, अगर हम ये कहते हैं, हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। अगर हम ये कहते हैं, जैसे आपने भी कहा फैमिली को मनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, तो हमने भी जब कहा कि हमें सहाफ़त करनी है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो या कोई भी, तो हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लाइक फैमिली से ही नहीं, रिलेटिव से भी नहीं, बल्कि हर किसी से ही। तो इस नज़रिए पाकिस्तान में इस नज़रिए को किस तरह से बदला जा सकता है सहाफ़त को लेके? अच्छा उबैद, आई थिंक अब तो सिचुएशन अक्सर बदल चुकी है। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 2007 में शुरू किया था। उस वक्त थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। मैं अक्सर अपने एक दोस्त की एग्जांपल दिया करता हूँ कि उसके घर में उसका रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आया करते थे, और वो पूछता करते थे कि वो लड़का करता क्या है। वो कहते थे लड़का एंकर है। कहते अच्छा एंकर तो है, करता क्या है।
फिर सवाल करते तो एंकर अच्छा एंकर तो है, लेकिन वो यानी उस वक्त एक्सेप्टेंस में और आज में बहुत फ़र्क है। आज मेरा ख्याल है कि कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर, उसको बहुत क्रेज़ होता है जानने में, वो उसको दूर से चकाचौंध लग रही होती है। और आज जो सोशल स्टेटस है एज एन एंकर, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लोग आपसे रुजू कर रहे होते हैं। फिर आपकी अरबाब इख्तियार के साथ एक अटैचमेंट, कनेक्टिविटी जो है, नेटवर्किंग जो है, मेरा ख्याल है अब तो बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं। लोग खुद इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अर्ज करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि चीज़ें ओवरऑल चेंज हुई हैं, सोशल फैब्रिक अब बदला है, अब उतना मुश्किल नहीं है। तो पीपल आर वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स जर्नलिज्म एंड एंकरिंग इन ऑल। ओके, वो मेरा पूछने का कुछ ऐसा नज़रिया था कि सहाफ़त को पाकिस्तान में लेके काफ़ी समझा जाता है कि लाइक लिफाफा कॉन्सेप्ट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, इस तरह से इस तरह से मेरा देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ऑब्वियसली ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरी गुज़रगाह है। और जब आप उसमें से निकलते हैं और किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करना, उसके राज़ों को लेके आना, उसकी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट पे बात करना, प्रोपेगेंडा या जितनी थ्योरीज़ हैं, जब आप ये कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर क्रिटिसिज्म तो आता है। अभी जब कोई शो करते हैं ऑब्वियसली, या किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक बैकफायर तो करता है ना कभी कभी। तो इस तरह इकबाल ने कहा था ना, तुम ये बातें मुखालिफ से ना घबराए हो, काफ़ी ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो द मोर यू गेट क्रिटिक, द मोर यू फ्लाई हाई। मुझे तो ये लगता है कि जिसको जितना ज़्यादा, ऑब्वियसली इसमें कुछ है, कुछ पोटेंशियल है, तो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, तनकीद हो रही है। अगर इतना पोटेंशियल ना होता तो उस पर उतनी क्रिटिक ना होती है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस किया है, आगे बढ़ा है, इसमें क्रिटिसिज्म बढ़ेगा ही। क्रिटिसिज्म कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मेरा ख्याल है कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना किसी सहाफ़ी के बारे में, ये उसके तमगे होते हैं, ये उसके मेडल्स होते हैं, ये कमेंट्स उसके मेडल्स होते हैं। तो इसको यू मस्ट टेक इट लाइक पॉजिटिवली। मतलब सच को तनकीद होती है। तनकीद होती है, और ये तमगे हैं आपके, ये मेडल्स हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा हम इन्फ्लेशन की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई का बहरान आया हुआ है, लाइक एक हमारे माशरे में जो निचला तबका है वो ऑब्वियसली जीडीपी एंड इकॉनमी उनसे ये सब मैटर नहीं करती। उनको मैटर करती है रोटी, कपड़ा, मकान, छत और नौकरी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा हुकूमत ने इस महंगाई को लेके अवाम के साथ बुरा किया है या अच्छा किया है? अच्छा, आपने सवाल का आगाज़ किया इन्फ्लेशन से। Yes. देखिए, इन्फ्लेशन भी आम आदमी को समझ नहीं आती है। महंगाई क्या है? महंगाई असल में जब आपकी दस्तरस से आम अशियाए ज़रूरिया बाहर हो जाएं, यानी आपकी जो इनकम है वो कम है, और आपकी जो ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा हैं, स्पेंडिंग्स ज़्यादा हैं, तो आप डेफिसिट में चले जाते हैं। और यही हुआ है हमारी पूरी इकॉनमी के साथ। आप करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में सुनते हैं, ट्रेड डेफिसिट के, मैं कहता हूँ कर्ज़ों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, कशकोल बन गया है कौमी निशान हमारा। तो जैसे हमारी जो इकॉनमी है, दैट इज़ एक्चुअली द सिंकिंग इकॉनमी है। वो इसलिए है कि हमारी इकॉनमी कर्ज तले दबी हुई है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बिजली की, तो जो हमारा पावर सेक्टर है वो सर्कुलर डेट के अंदर जो है वो इस वक्त घुटनों तले उस दलदल में धंसा हुआ है। और इसी तरह ओवरऑल जो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो जूं ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, हमारे पास लोगों को वाजिबात देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली ये प्रेशर मेरे और आपके ऊपर आएगा। और यही हो रहा है इस वक्त, क्योंकि हम डेट्स ले रहे हैं और डेट लेकर अपनी जो है इकॉनमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसे आपने देखा कौमी सलामती पॉलिसी बनी है, जो भी पॉलिसी आप बना लेंगे, एवरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू योर इकॉनमी। अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रांग है तो आप इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते हैं, सॉवरेन स्टेट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इकॉनमी इतनी वीक ग्राउंड्स पे खड़ी हुई है और आम आदमी यहाँ तक गर्दन तक जो है वो कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक योर डिसीजन इंडिपेंडेंटली। तो इन्फ्लेशन तो है, महंगाई तो है, और वो हो रही है, और वो तब तक होती रहेगी जब तक आप कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएंगे। जब तक आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, आपके यहाँ मईशत का पहिया नहीं चलेगा, तब तक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा नहीं हो सकता, ट्रेड डेफिसिट पूरा नहीं हो सकता, तब तक आपके कर्ज नहीं उतर सकते हैं। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली मुझे इस हुकूमत की जहाँ तक बात है, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिखाई नहीं देती हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे हम एज एन स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, और आप एक यूथ आइकन, तो एक हमारे स्टूडेंट्स को, जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे इस फील्ड के रिलेटेड? देखिए, फील्ड से रिलेटेड बात, मैं एक मैसेज, एक नसीहत ही है जो मैं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा कैथारसिस होता है जब मैं स्टूडेंट्स से मिलता हूँ
और उन्हें मैं सिर्फ यही मैसेज देता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो जर्नलिज्म में आते हैं और वो एंकर बनने के लिए आते हैं। यस ठीक है, कोई नोबडी वांट्स टू बिकम प्रोड्यूसर, नोबडी लाइक वांट्स टू बिकम इवन रिपोर्टर। किसी को नहीं पता है कि इस फील्ड पे पीछे स्क्रिप्ट क्या है, रिसर्च क्या है, डायनामिक्स ओवरऑल इसके पीछे बनाने वाले कौन। तो एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन एंकर। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अगर आप एंकर बनना चाहते हैं ना, तो फिर आप खुदारा पढ़ना शुरू कर दें। फिर लोग पूछते हैं कौन सी किताबें पढ़ें, ठीक है, फिर इससे पेश करके मैंने बताऊँ कि ये किताब पढ़ें। अक्सर मैं वो बॉयज़ ऑन द बस की एग्जांपल देता हूँ। भाई आप अखबार तो पढ़ना शुरू करें। हाउ यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ यू स्टार्ट योर डे। मतलब यू नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। इफ यू डोंट वांट टू स्किप योर ब्रेकफास्ट, डोंट एवर स्किप योर न्यूज़पेपर ऑन योर ब्रेकफास्ट टेबल। आप जैसे नाश्ता स्किप नहीं करते हैं, वैसे अपने नाश्ते की मेज़ के ऊपर अखबार को मिस ना करें। एटलीस्ट 5 न्यूज़पेपर्स तो पढ़ें। उसके बाद एज यू मूव ऑन इन योर डे, तो न्यूज़ ऑन द मूव है, फ्लो है। सोशल मीडिया जितना तेज़ी से, और आपको पता है विद एवरी सेकेंड न्यूज़ आर चेंजिंग। तो आप न्यूज़ के साथ क्या कनेक्टेड हैं, आपके यहाँ न्यूज़ फीड्स आ रही हैं, ट्विटर पे कितने एक्टिव हैं, फेसबुक पे कितने एक्टिव हैं, यूट्यूब पे कितने एक्टिव हैं। इट्स अबाउट योर एक्टिविटी। ये ओढ़ना बिछोना है, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड, तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, बुनियाद स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ना चाहते नहीं है, मेहनत करना चाहते नहीं है, आप एंकर भी बनना चाहते हैं, आप प्रोग्राम एंकर भी बनना चाहते हैं, और आप वो पीक टच करना चाहते हैं जिस पे आप लोगों को देखते हैं, वो तब तक नहीं होगी जब तक आप उसके पीछे की रियाजत नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ये छोटा सा मैसेज है मेरा। यस, थैंक यू सो मच रेहान सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू भाई।